डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो श्रम की पूर्ति पर आधारित है कि श्रम की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ लेबर कैसे होती है। देखिए, दो तरह के मार्केट होते हैं, एक शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। तो जो शॉर्ट रन होता है यानी अल्पकाल होता है, उसमें श्रम की पूर्ति किस प्रकार से होती है, साथ ही दीर्घकाल में श्रम की पूर्ति किस प्रकार से होती है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा अल्पकाल में श्रम की पूर्ति। अल्पकाल में श्रम की पूर्ति, देखिए अल्पकाल में श्रम की पूर्ति होती है वो कम लोचदार होती है। क्लियर है? वो कम लोचदार होती है क्योंकि अल्पकाल में जो श्रम की पूर्ति होती है वो जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है, और जनसंख्या के आकार पर निर्भर करने के साथ साथ कार्यशील जनसंख्या के अनुपात पर भी निर्भर करती है। देखिए, अल्पकाल में हम जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत श्रम की पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। वो श्रम की पूर्ति में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है कि हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए कम उम्र के लोगों को श्रम प्रदान करके श्रम की पूर्ति करें, या हो सकता है कि जो श्रम है ऑलरेडी जो काम कर रही है, श्रम लेबर जो वर्क कर रही है उसके कार्यशील घंटों में या तो वृद्धि कर दें या कमी कर दें। इससे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम अल्पकाल में श्रम की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि अल्पकाल में मैं पहले बता चुका हूँ कि अल्पकाल में जो श्रम की पूर्ति होती है वो कम लोचदार होती है, इसलिए इस पर मजदूरी की दर यानी वेज रेट और कार्य के घंटों की संख्या यानी कार्यशील घंटे यानी वर्किंग आवर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज हम बात करेंगे कि अल्पकाल में क्या स्थिति होती है। तो अल्पकाल की स्थिति को समझाने के लिए एक डायग्राम का मैं यहाँ प्रयोग करूँगा, आप इसे देखिए। चलिए, अब इस डायग्राम के माध्यम से हम श्रम की पूर्ति को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि श्रम की पूर्ति को यहाँ पर दर्शाने के लिए श्रम की दर और श्रम की पूर्ति को लिया गया है। इसके ओ वाई एक्सिस पे मैंने वेज रेट लिखा हुआ है और ओ एक्स एक्सिस पे मैंने लेबर सप्लाई लिखी है सपोज, और यहाँ पर ये जो बिंदु दिया हुआ है ये एस है, एस ये सप्लाई कर लेबर सप्लाई कर। यहाँ मैंने सप्लाई कर को हवा में नहीं रखा है, एयर में नहीं रखा, बल्कि इसको एक एंगल पे टच कराया। इसका मतलब है कि मार्केट में कोई भी रेट हो लेकिन श्रम की पूर्ति अवश्य होगी, तो ये जीरो नहीं होती श्रम की पूर्ति, इसलिए मैंने इसको एक एंगल पे रखा है। अब देखिए, सपोज कीजिए कि कोई श्रमिक है और वो अपने काम कर रहा है और कार्यशील घंटे को बढ़ाने की कोशिश करता है। यदि हम उस लेबर को W1 अगर लेबर देते हैं तो इस वाली कंडीशन में वो N1 लेबर की सप्लाई करता है। क्लियर? जैसे ही हम मजदूरी की दर को बढ़ाते हैं, मजदूरी की दर को बढ़ाकर हमने कितना किया है, W2, तो W2 जैसे ही करेंगे तो उसकी जो लेबर सप्लाई, क्योंकि जैसे ही आपकी वेज रेट बढ़ी तो काम करने की शक्ति बढ़ेगी, काम करने की क्षमता और इच्छा बढ़ेगी, तो इस वजह से उसकी जो लेबर सप्लाई है वो बढ़कर ON2 हो जाएगी। क्लियर है? सपोज हमने और लेबर वेज रेट को बढ़ाया और W3 किया, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस पॉइंट पर उसकी जो लेबर सप्लाई है वो ON3 हो गई है। यानी जैसे जैसे उसने हमने वेजेस को बढ़ाया है वैसे वैसे उसने अपने काम को बढ़ाया है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसकी आवश्यकताओं से अधिक उसको क्या मिलने लग जाती है, मजदूरी। तो जब आवश्यकताओं से अधिक मजदूरी मिलने लग जाती है तो इस वाली कंडीशन में वो अपनी बढ़ी हुई मजदूरी, अगर हम मजदूरी बढ़ाएंगे तो भी वो अपनी लेबर सप्लाई को नहीं बढ़ाएगा। ये यहाँ निश्चित किया गया है। जैसे ही मैंने W4 किया, ठीक है, इस वाली कंडीशन में W4 जैसे ही किया तो उसका लेबर सप्लाई कर परफेक्टली इलास्टिक हो गया। इसका मतलब उसने अपनी मजदूरी तो बढ़ी लेकिन अपना लेबर सप्लाई नहीं बढ़ाया, यानी अपने द्वारा कार्य करने के घंटों को नहीं बढ़ाया। ठीक है, क्योंकि वो फुल्ली सेटिस्फाइड है किससे, W3 से। उसको इतनी इनकम मिल रही है, वो सिर्फ इतना काम करना चाहता है जहाँ तक उसको W3 मिल रही है। इसके बाद उसको जो हम वेज रेट दे रहे हैं उससे वो क्या करेगा, उसके आराम की एक स्थिति बढ़ जाएगी, वो काम करना बंद कर देगा। होता यही है कि जैसे हम अगर सपोज कीजिए कि हम 10,000 की सैलरी मिली, हम और काम करेंगे, 50,000 की सैलरी मिली और काम करेंगे, और लालच में हम अगर 1 लाख की सैलरी मिली तो हम और लालच में काम करेंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद जब हमारी आवश्यकताओं से ज़्यादा हमारी अगर वेतन मिलने लग जाता है तो हम आराम की स्थिति में आ जाते हैं, और आराम की स्थिति में आने पर हम बढ़े हुए वेतन पर भी अपनी लेबर को सप्लाई नहीं करते, यानी श्रम की पूर्ति को नहीं करते हैं। यहाँ पर यही बिंदु D और C के बीच में दिखाया गया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप वेतन यानी वेज रेट को और बढ़ाएंगे,
देखिए मैंने यहाँ बढ़ा दिया W5 यानी वेज रेट को बढ़ा दिया W6। तो आप देखेंगे कि इसका E और F, D E और F, D E और F, आप देखिए एक बार D E और F, आप ये देखेंगे कि इसका जो लेबर सप्लाई का वो बैकवर्ड बेंडिंग हो गया है, बैकवर्ड बेंडिंग स्लोपवर्ड हो गया। इसका मतलब ये है कि उसको अब उसकी आवश्यकता से ज़्यादा काम मिल रहा है। अब सैलरी बढ़ने पर, वेज रेट बढ़ने पर उसकी जो श्रम की पूर्ति देखिए वो कैसे कम होती जा रही है। आप देखेंगे उसकी जैसे ही वेज रेट बढ़ी तो उसकी जो श्रम की पूर्ति जो N3 थी पहले, अब वो कम होकर कहाँ पर आ गई है, N2 पर। अगर हम उसकी सैलरी को और बढ़ाकर W6 कर दें यानी F बिंदु पर आ जाए, तो उसकी जो उसकी वेज रेट बढ़ने के बाद भी उसकी देखिए N6 यानी उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो और कम हो गया पहले की तुलना में। तो इस प्रकार अल्पकाल में यदि अगर हम मजदूर की लिमिट से ज़्यादा अगर मजदूरी को बढ़ाते हैं तो उसकी श्रम की पूर्ति एक सीमा तक तो बढ़ती है, जब तक उसको पैसे कमाने का मन में लालच होता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब उसको आवश्यकता से अधिक पैसा मिलने लग जाता है तो वो आराम की स्थिति में आ जाता है। इसे हम बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप कहते हैं। और लेबर सप्लाई का हमेशा बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप होता है, क्योंकि अगर हो जाता है क्योंकि अगर हम उसको आवश्यकता से अधिक पैसा देने लग जाएं काम के, तो वो आराम, मजदूर एक जो होता है, जो श्रम होता है, वो आराम की स्थिति में स्वाभाविक रूप से आएगा। धन्यवाद। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर हम करेंगे वो करेंगे दीर्घकाल में श्रम की पूर्ति।